इस aspartic एसिड को देखने जा रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ aspartic एसिड कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की बात करें तो aspartic एसिड का 3 तरह का फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सर्कल कर रहे हैं और इसके बारे में हम जैसे हमेशा कहते हैं कि इसको लिखें, क्या है ये? दिस इज वीक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर हम एसिड से बेस की ओर बढ़ें तो इनसे प्रोटॉन बाहर निकलेगा, एक H+ आयन प्रोटॉन। ओके, आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये प्रोटॉन कहाँ से निकला, किस जगह से? वो हमेशा अल्फा एसिड ग्रुप जो है उससे ये प्रोटॉन बाहर निकलता है, अल्फा एसिड से। तो अगर अल्फा एसिड से निकलता है तब तो फिर हमारे पास स्टैंड तो क्लियर है कि तब कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया H3N और अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया O-, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट हो गया। ओके, जबकि यहाँ पर CH2 एंड COOH अभी भी मौजूद है। फिर से हम सर्किल करते हैं सबको। इसको सर्किल कर लिया हमने, कार्बोक्सिलेट को कर लिया और आर ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी हमने यहाँ कर लिया। इसको फटाफट हम लोग लिखते हैं। ये क्या है? वीक एसिड। नीचे वाला क्या है? वीक बेस हो गया ये। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ जो वैल्यू हम लिखते हैं उस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं pKa। ओके, मतलब एसिड से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नेट चार्ज अगर पहला है जो एट द स्टिक पीएच, अगर इसका हम नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज तो आप बस काउंट कर लीजिएगा, आपको चार्ज मिल जाएगा और चार्ज मिलेगा +1। ये +1 चार्ज कहाँ पर है? ये +1 चार्ज है वो ठीक ऊपर वाले पर है ना, ये NH3+, एक देखिए प्लस है। अगर अभी सेकंड वाले में नेट चार्ज हम करें, जब एक बार डीप्रोटोनेटेड हो गया तो अगर नेट चार्ज यहाँ लिखते हैं हम लोग, नेट चार्ज अगर लिखें हम लोग तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देखें कि एक प्लस और एक माइनस हो चुका है। फिर से को पिकअप करते हैं, एक यहाँ प्लस है NH3+ एंड CO-। नेट चार्ज यहाँ क्या हो गया? 0 0 हो गया। ओके, हो गया 1 + 1 - 0। यहीं पर हमारा क्या निकलेगा? ये हमारा हो गया PI वैल्यू। ठीक है ना, ये हमारा हो गया PI वैल्यू। यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? PI वैल्यू। ओके, एंड PI वैल्यू किसके बराबर है? PI इज इक्वल टू pKa प्लस pKar एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, अभी मैं इससे फॉर्मूला भी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आप लोग को, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं जुड़ना। ओके, फटाफट टाइम पर जुड़ जाएगा। अब फिर से हमको प्रोटॉन निकालना है। अभी प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा? अब आर ग्रुप से निकलेगा प्रोटॉन। अब जैसे आर ग्रुप की बात हुई, आर ग्रुप से निकलना है, तो फिर से यहाँ से प्रोटॉन निकालते हैं H+ आयन। ओके, और अभी क्या हो जाएगा? ये H3N अल्फा कार्बन COO-, ओके, CH2 एंड COO-। अभी ये 14 तक नहीं पहुंचा है, ठीक है ना, याद रखिएगा 14 तक नहीं पहुंचा, चूंकि हमारा मतलब जितना लंबा ये प्रोसेस है उसमें यहीं पर अटक जा रहा है, बट ये अभी तक 14 पर पहुंचा नहीं है, मतलब 14 गिर गिर दिया, अभी नहीं पहुंचा है। तो हम कवर करते हैं इसको, आर ग्रुप के कार्बोक्सिलेट को एंड अल्फा कार्बोक्सिलेट को, और इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि दिस इज वीक बेस, दिस वन इज ऑल्सो
weak base, and this one is, सॉरी ऊपर वाला तो वीक एसिड है ना जी, कैसे वीक बेस हो गया, वीक एसिड है। वीक एसिड है, ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड वीक एसिड। अभी भी हमारे पास एक एसिड ग्रुप बचा हुआ है जिसके पास प्रोटॉन है, इट्स ऑल्सो रेडी टू डोनेट प्रोटॉन, तो दे दो भैया अपना प्रोटॉन। इसने भी अपना प्रोटॉन निकाल दिया, ओके, और ये जो प्रोटॉन निकला, ये प्रोटॉन, वो प्रोटॉन कहाँ से निकला, तो आंसर होता है कि वो प्रोटॉन निकला NH3+ से। जो NH3+ है ना, ये वहीं से निकला है, मैं इसको यहाँ से निकला है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो हमारा डीप्रोटोनेटेड एट अल्कैलिक पीएच, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, H2N, ओके, अल्फा कार्बन, COO माइनस एंड CH2 एंड COO माइनस। ये आपका हो गया साहब। अब आप इसको फिर से क्या करिए, फिर से घेरते हैं, NH2 को घेर दिया, कार्बोक्सिलेट, अल्फा कार्बोक्सिलेट को घेर दिया, और R ग्रुप का कार्बोक्सिलेट को भी हमने घेर दिया। अब इसको फिर से हम लोग लिखते हैं, क्या है भाई ये, हम लोग लिखते हैं कि ये है स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए बहुत बढ़िया। अल्फा कार्बोक्सिलेट क्या है, वीक बेस, और ये अल्फा कार्बोक्सिलेट क्या है, वीक बेस। इस प्रकार से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इसका ट्रांजिशन होता है और कहाँ कहाँ से प्रोटॉन निकलता है, ठीक है, उसी के बेसिस पर काम होता है। अब जैसे पीके वहां था, तो सेकेंड वाला जब प्रोटॉन निकला तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, PKAR। आप PKR भी लिख सकते हैं, PKR भी लिख सकते हैं, और यहाँ हो गया PKB, ओके। अब आपको इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच निकालना होगा, PI, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज इक्वल टू, एसिड है ये, तो PKA प्लस PKAR, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, तो हम लोग कहते हैं डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे हम लोग 2 डाल देते हैं, बस हो गया, हमारा ये फॉर्मूला आ गया 2। अब यदि हमें कहीं भी कोई भी ये कहता है कि एक एसिडिक अमाइनो एसिड का पीआई वैल्यू क्या होगा, एक बेसिक अमाइनो एसिड का पीआई वैल्यू क्या होगा, दैट वी हैव टू पुट टुगेदर, ठीक है ना, ये हमको हमेशा एक साथ रखकर, एक साथ सोचकर, एक साथ समझकर आंसर करना चाहिए। और अगला जो इसमें मुद्दा जो साथ साथ चल रहा था वो था नेट चार्ज का। हाँ, ये नेट चार्ज है, +1, नेट चार्ज हो गया 0, पीआई वैल्यू यहाँ पर है। अब तीसरा जब स्ट्रक्चर हुआ तो नेट चार्ज यहाँ पर इसका क्या है, इसका नेट चार्ज क्या है, तो हम लोग लिखते हैं भाई इसका नेट चार्ज जो है, सब लोग समझ ही गए होंगे, नेट चार्ज तो आप लोग आजकल काउंट कर ले रहे हैं कि 2 माइनस 1 प्लस, तो इसका हो गया -1। और फाइनल जब कंप्लीटली ये डीप्रोटोनेटेड हो चुका है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। इस प्रकार से चार्ज जो है वो अपने अपने तरीके से बदलता है। एक चीज हमेशा याद रखो, इसमें कोई भी अगर ये सोचता है कि हम रटेंगे तो भारी भूल है। जो जो स्टूडेंट सोचेगा कि हम समझेंगे, एकदम कूल है, क्योंकि इंटायर खेल किस पर डिपेंड करता है, समझने पर। आप फाइनली चीजों को कैसे समझते हैं, क्योंकि आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आपको उसका बढ़िया रिजल्ट और बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना सब लोग, है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, वो हमारा एक काम करते रहे। किसी को सवाल पूछना है तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो एकदम बेझिझक, बेयोमेट्री ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जब भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सीधे सपाटा बात आता है एब्जॉर्बेंस का। एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू IO डिवाइडेड बाय I, ओके। यहाँ जो IO वैल्यू है, जो IO वैल्यू है वो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ जो IO है वो है इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट आता है,
इंसिडेंट लाइट। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का। और आई जो है वह इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है। यदि आई की बात कहें तो वो जो है इंटेंसिटी है किसकी, ट्रांसमिटेड लाइट की। मतलब हमारे मीनवाइल हमारे दिमाग में एकदम ये बात अट जाता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वह लाइट के पैरामीटर से ही स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे लिए एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब हम अमाइनो एसिड्स को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज करें तो कैसे ये काम होगा। जब भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनिलएलनिन। इन तीनों को देखा गया कंपेयर करके इनका एब्जॉर्बेंस कितना आता है। फिर एक ग्राफ जो है एब्जॉर्बेंस का आया है ना, आपने देखा हुआ है, इसको हमने स्टडी मटेरियल में भी डाला हुआ है। ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ जो है वो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस लेम्डा है, वर्सेस लेम्डा है। मतलब कि ये वेवलेंथ है, लेम्डा किसको कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ को कहते हैं। ये वेवलेंथ है। ओके, वेवलेंथ जो है किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये नैनोमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नैनोमीटर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट का कॉन्सेप्ट है। तो लोगों ने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा, उन्होंने देखा क्या कि टायरोसिन का जो ऑब्जर्वेंस है वो एकदम, मतलब सर यहाँ टी के बजाय वाई होगा ना सर, उसकी जगह पर टी के जगह पे। अच्छा टायरोसिन, अच्छा हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल 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 आपने सही कहा है। यहाँ टी की जगह जो है वाई होगा। ओके, मैं इसको काट देता हूँ। हाँ, वो टायरोसिन दिख रहा है ना, नॉट थ्रियोनिन, बिल्कुल सही, टायरोसिन। ओके, अब इस तरह से जब ग्राफ स्केच किया गया तो लोगों ने देखा क्या कि जो एब्जॉर्बेंस पीक है, एब्जॉर्बेंस पीक है, ये एब्जॉर्बेंस पीक में ये एब्जॉर्बेंस का पीक है। तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लेते हैं दूसरे कलर का, ठीक है ना। ये जो पीक है, ये पीक 280 नैनोमीटर पर दिखता है। कितना स्पेक्ट्रम पर, 280। ये सब डेटा आता है, जो लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में करते हैं ना उनको ये सब कुछ पैरामीटर याद रहता है। और यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे जो नीचे वाला पीक है वहां पर है टायरोसिन। ओके, टायरोसिन। और ऊपर वाला जो पीक है वहां पर है ट्रिप्टोफैन। और आपको फिनाइलएलेनिन जो है उसका पीक एकदम मतलब वो नहीं के बराबर दिखता है, वो जो है वो ऑलरेडी आप समझे कि ये जो है मतलब यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो लोगों के मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों है कि जो ट्रिप्टोफैन है उसका पीक ऊंचा दिख रहा है, जो टायरोसिन का ऊंचा दिख रहा है, लेकिन फिनाइलएलेनिन जो है वो नहीं के बराबर दिख रहा है। तो लोगों ने देखा कि इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास इंडोल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इंडोल फंक्शनल ग्रुप। ओके, किसके पास, ट्रिप्टोफैन के पास। इंडोल फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है, जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही दिखता है, देखिए, ठीक है ना। और टायरोसिन के पास जब देखा गया, टायरोसिन के पास कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग ही है लेकिन के हाँ इस बेंजीन पर एक OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, जबकि जो फिनाइलएलेनिन है उसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। तो कंपेयर करने पर हमेशा याद रखिएगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका एब्जॉर्बेंस होता है। एब्जॉर्बेंस इसलिए होता है कि उनमें रेजोनेंस शो होता है। तो उस तुलना में सबसे जो अच्छा जो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा था वो शो कर रहा था ये ट्रिप्टोफैन, एंड उसके बाद जो है टायरोसिन शो कर रहा था, जबकि फिनाइलएलेनिन का एब्जॉर्बेंस नहीं दिख रहा था। इसलिए नहीं दिख रहा था कि उसके पास उतने स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप्स नहीं थे। तो ये जो एब्जॉर्बेंस है वो 280 नैनोमीटर पर निकाला जाता है, और आपको इस डेटा को 280 नैनोमीटर को याद रखना, क्योंकि सब का जो एब्जॉर्बेंस है ना वो एकदम सिग्निफिकेंट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब एक सवाल
कई बार पूछते हैं लोग, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे या आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक सवाल लोग पूछते हैं कि व्हाई अ सेल यूज L amino acids, why not B amino acids? ठीक है, ये बड़ा ही पॉपुलर सवाल है। तो L और D का फॉर्म जो है यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी कार्बन है, अल्फा कार्बन क्या होता है, अगर अल्फा कार्बन चार ग्रुप चार अलग अलग तरह का हो तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि उसका जो अपना स्टेटस है वह एसिमेट्रिकल है। करेक्ट, ये हाइड्रोजन हो गया। और ये देखें कि अल्फा कार्बन पर चार ग्रुप चार तरह का है, एक तरफ अल्काइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिलेट है, एक तरफ अमीनो है। ये चारों चार तरह के ग्रुप्स हैं। जो ये बीच का कार्बन है अल्फा कार्बन, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं कि ये कार्बन जो है वह एसिमेट्रिकल या कैरल कार्बन है। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल या कैरल कार्बन है। ठीक है, कैरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन। अब एसिमेट्रिकल होने के कारण इसका दो रूप जो है वो दिखता है। ठीक है ना, इसका दो रूप दिखता है। ओके, पहला है कि अगर ये ऐसे दिखा तो ऐसे दिखा, लेकिन अगर इसी को पलट दें तो कैसे दिखेगा, आर चला जाएगा का अल्फा कार्बन की इस साइड, तो हो गया आर ग्रुप, यहाँ इस साइड आ गया COO कार्बोक्सिलेट ग्रुप, और यहाँ आ गया H3N ग्रुप। ओके, और ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप। इस प्रकार से इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक डी ओरिएंटेशन और एक एल ओरिएंटेशन। ये हो गया इसका डी ओरिएंटेशन और ये हो गया इसका एल ओरिएंटेशन। पहला तो ये समझ में आएगा कि इसके डी और एल फॉर्म्स क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज इसके पास कैरल एसिमेट्रिकल कार्बन होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, पहला। दूसरा सवाल है कि डी ही एल ही क्यों यूज करता है, डी क्यों यूज नहीं करता है। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है, इसका देखिए आंसर, और इसको हमेशा दिमाग में बिठा के चलिएगा। ठीक है ना, पहला, सेल में अमाइनो एसिड्स का यूज दो जगह होता है। अमाइनो एसिड्स are used at two places in the cell very significantly। दो जगह जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली यूज होता है अमाइनो एसिड्स। आपके मन में सवाल आएगा, सर दो कौन कौन सी जगह हैं? पहला प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये दो ऐसे काम हैं जो जहां पर अमाइनो एसिड बड़ा सिग्निफिकेंटली यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, यहाँ पर एक एंजाइम है, एन एंजाइम कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। याद रहेगा इसका, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अब जो भी अमीनो एसिड आएगा उसका नाम पड़ जाएगा, वैलिन आया तो वेलाइल tRNA सिंथेटेज। इस एंजाइम में जो इसका एक्टिव साइट होता है, ठीक है ना, देखिए, एक्टिव साइट of this enzyme has fitness with only L amino acids. It never show good fitness with D amino acids. Correct?
मतलब इसमें जो सेटिंग है, इसका इस प्रकार से सेटिंग है इस एंजाइम का कि जो एल अमाइनो एसिड से वो जाके इसे खांच में क्या होगा, गुप्त से बैठ जाएगा। ठीक है ना, एकदम ऐसे समझो कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एक एंजाइम है। ओके, ये एंजाइम है, ये जो है एल सेटिंग का है। तो एल सेटिंग होने के कारण क्या होगा कि जो एल अमाइनो एसिड है वो आके इस खांच में क्या हो गया, सपोज करो एल अमाइनो एसिड ऐसे है, तो इस खांच में आके क्या करेगा, पूरी तरीके से बैठ जाएगा ताकि ये प्रॉपर रिएक्शन कर सके। लेकिन अगर इसी एंजाइम में आप सोचिए, यही एंजाइम है, ठीक इसी तरह से बनाते हैं एंजाइम को, यही एंजाइम है, इसमें अगर डी टाइप अमाइनो एसिड आता है, डी टाइप, हाँ डी टाइप अमाइनो एसिड है, उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, उसका बॉडी तो यहाँ पर फिट होने की कोशिश करेगा, लेकिन जो साइड चेन है वो क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, ये एकदम एंजाइम पसंद जो बायोएनर्जेटिक है वो इसको एकदम डिस्कार्ड कर देगा और ये डी टाइप अमाइनो एसिड जो है वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा। किसी को सवाल पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। दूसरा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। द पॉइंट टू इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात बोलते हैं ऑफ किसका, अमाइनो एसिड्स। जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, या इसके अलावा क्या क्या होते हैं, इसके अलावा सिम्पोर्टर्स होते हैं, सिम्पोर्टर्स। जैसे कोई सिम्पोर्टर का एग्जांपल, तो हम लोग कहते हैं बिल्कुल, जो सिम्पोर्टर का एग्जांपल है उसमें है कि अमाइनो एसिड, मैग्नीशियम आयन, अमाइनो एसिड, हाँ सोडियम आयन, सिम्पोर्टर। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब क्या होता है कि जो कैरियर प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो हम समझने की कोशिश करिए कि कैरियर प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है, या सिम्पोर्टर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो क्या कहता है कि इस कैरियर प्रोटीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिर कैसा है ना, मैं फिर से इसको डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, हाँ आप लोग समझेंगे। मान लीजिए ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो कैरियर प्रोटीन जो है, कैरियर प्रोटीन, ओके, इस प्रोटीन में अगर एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, ये एल टाइप सेटिंग है, तो जो एल टाइप अमाइनो एसिड्स आकर क्या करेगा, यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा, फिट हो गया। लेकिन अब आप वही सोचिए कि अगर इसके जगह पर कोई डी टाइप अमाइनो एसिड आ जाए, ठीक यही है, साइंस है ना भैया, लॉजिक से आंसर करना है। यहाँ पर अगर सपोज करिए कि डी टाइप आ जाए, तो डी टाइप में क्या होगा, हुक ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, सेटिंग बिल्कुल हो नहीं पाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि डी टाइप अमाइनो एसिड को सेल अंदर आने ही नहीं देगा। तो हमेशा जो एल टाइप है उसके लिए वहां पर फिटनेस है, मतलब क्या है, वहां पर वो फिट है। बढ़िया। अब दूसरा मन में कई सवाल आया होगा बहुत लोगों को, चूंकि आना भी चाहिए, सर एल ही क्यों, डी ही को क्यों नहीं फिट रखा गया, एल ही को क्यों नहीं किया। तो हमेशा याद रखो कि बायोएनर्जेटिक्स कहता है कि जिस फॉर्म में सबसे कम एनर्जी का खर्च हो वही फॉर्म को बायोलॉजिकली इवोल्यूशन में सिलेक्ट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि एल अमाइनो एसिड्स आर बायोएनर्जेटिकली मोर सेलेक्टिव देन डी अमाइनो एसिड्स। कॉपी में लिख लीजिए सब लोग, एल अमाइनो एसिड्स आर बायोएनर्जेटिकली more selective than D amino acids. L amino acids are biologically selected than more selected than D amino acids. अब एक मन में आपका और सवाल आता है, ठीक है, जो हम तो चूंकि हमेशा ये सब सवाल से गुजरते हैं, तो स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि सर कि sometimes few proteins contain D amino acid। कभी कभी क्या होता है
कि कुछ अमाइनो एसिड्स में कुछ डी अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। मतलब 10 अमाइनो एसिड है ना, तो उसमें कहा था कहीं डी है। तो मन कैसे संभव है सर, जब आपने कहा कि एल का कोई जगह ही नहीं है, तो डी अमाइनो एसिड कैसे है? अब देखो दोस्तों, पिक्चर सीधा है, सीधा से समझ लो। एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, 5। चलो हम 5 को जोड़ देते हैं। पांचों अमाइनो एसिड जो है वो जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से। और इधर हो गया भाई साहब आपका एन टर्मिनल, और इधर हो गया सी टर्मिनल। कहानी है, ये सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है? एल टाइप है। सारे जो क्या है वो है एल अमाइनो एसिड्स। एल मतलब एल फॉर्म, ऑप्टिकल एल फॉर्म में। तो कौन सा अमाइनो एसिड ये मैंने छोड़ दिया है। ओके, ये चारों पांचों के पांचों एल फॉर्म है। अब इसमें से इसको टारगेट किया जा रहा है, इसको जो है डी फॉर्म में चेंज होना है। तो यहाँ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन में क्या होता है कि आइसोमेरेज यूज होता है। क्या, कौन सा यूज करता है? आइसोमेरेज यूज होता है, ठीक है। और वो जो आइसोमेरेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल एल अरे आ जाओ कैपिटल है, हाँ, एल अमीनो एसाइल, अब जो भी नाम है, डैश डी अमीनो एसाइल ट्रांसफेरेज। ओके, ये अमीनो एसिड जैसे ही आ जाएगा, ये एंजाइम जैसे ही काम करेगा, तो ये अमीनो एसिड किस चीज में चेंज कर जाएगा? ये सीधे डी फॉर्म में चेंज कर जाएगा। अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान में सारे एल अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जब प्रोसेस हो रहा होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं वो, उस दरमियान में अगर किसी अमीनो एसिड को डी में चेंज होना है एज पर द बायोलॉजिकल डिमांड, तो वहां पर इस तरह से अमीनो एसिड चेंज होता है, ठीक है ना। अगर सोचो कि यहाँ पर वैलिन था एल फॉर्म में और वो डी फॉर्म में चेंज हो गया, एंजाइम का नाम होगा एल वेलाइल डैश डी वेलाइल ट्रांसफरेज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्टिकल फॉर्म्स होते हैं वह बदले जाते हैं। अभी कभी कोई पूछेगा कि भाई देखो फलाना प्रोटीन है, इसमें तो बोला कि डी डी एलेनिन है, इसमें क्या कहते हैं, कैसे आ जाएगा ये? तो आप बोलेंगे नहीं भाई साहब, आया तो एल एलेनिन ही है, लेकिन ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन्स बनने के बाद जो उसमें मॉडिफिकेशंस होता है, उस दरमियान में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको बदल दिया जाता है एल फॉर्म में, बिना तोड़े, बिना तोड़े। सो दिस द वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड। किसी को कोई सवाल पूछना है, पूछो।